जून 1984 सारी दुनिया की नज़रें एक मुक़द्दस मकाम दरबार साहब अमृतसर पर जमी हुई थी। भारतीय फौज टैंकों, हेलीकॉप्टरों और तोपों के साथ इस सरजमीन पर चढ़ दौड़ी जहां जर्नैल सिंह भंडारावाला ने पनाह ली हुई थी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक इंतहा पसंद, एक एक्सट्रीमिस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी या फिर एक पूरे सूबे, एक स्टेट, एक पूरी कौम की खुद मुख्तारी को कुचलने की साजिश थी? आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन क्या वाकई ही अलहदगी का ऐलान था या सिर्फ ऑटोनॉमी की, खुद मुख्तारी की मांग थी जिसे लेफ्ट और सेकुलर पार्टीज भी सपोर्ट कर रही थी? सबसे अहम सवाल, क्या भंडारावाला जो एक मजहबी प्रीचर थे कैसे एक मुसल्लह बगावत की अलामत बन गए? क्या भंडारावाला को यहाँ तक पहुँचाने में कांग्रेस ने ही किरदार अदा किया था? ये कहानी सिर्फ बंदूकों और गोलियों की नहीं, ये पंजाब की पहचान, सियासत, धर्म और दिल्ली के ताकत के गरूर की कहानी भी है। भंडारावाला क्यों ये सोच रहे थे कि इनके 2-3 हज़ार साथी इस वक्त की 11 लाख भारतीय फौज को शिकस्त दे देंगे? आज हम हक़ाइक़ के धारे पर बहते हुए इस खून आलूद जून की परतें खोलेंगे जिसने इंडिया की जमहूरियत, डेमोक्रेसी, सिख हिस्ट्री और इंसानियत सबको लहूलुहान कर दिया। सच जो छुपाया गया, सवाल जो दबाए गए, इन्हें रीथिंक विद उमर जावेद में समझने की कोशिश करेंगे। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। सिखों ने आज़ादी भारत के साथ, इंडिया के साथ जब सिख शामिल होने जा रहे थे 1947 में, तो सिखों से बहुत से वादे किए गए थे। ख़ास तौर पर जो नेहरू थे उन्होंने सिखों को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देने के, वसाइल पर, रिसोर्सेज पर अपना हक देने के बहुत से वादे किए हुए थे, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हो सके। सिखों की मूवमेंट इस हवाले से चलती रही और जो सिखों के हकूक़ की बात करने वाली बड़ी पार्टी थी अकाली दल, उसकी तरफ से मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट्स, तहरीकें चलती रही। एक डेवलपमेंट सामने आई जब सिखों की यही जो पार्टी हकूक़ की बात करती थी, शिरोमणी अकाली दल, इसने 1973 में पंजाब के इलाके आनंदपुर साहब में एक रेजोल्यूशन तरतीब दिया, यानी एक करारदाद बनाई 1973 में। आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन की करारदाद में बात की गई कि स्टेट्स को, प्रोविंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जाए, खुद मुख्तारी दी जाए, इकनॉमिक जस्टिस किया जाए, वाटर रिसोर्सेज की तकसीम को सही किया जाए, पंजाब को जो उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा वो दिया जाए, और इस तरह के, यानी अगर हम बात करें ऑटोनॉमी के मुतालबात किए गए। अब ये आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन जब 1973 में आई तो इसको उस वक्त की कम्युनिस्ट पार्टीज़ ने भी सपोर्ट किया, कांग्रेस के अलावा जो बाकी सेकुलर पार्टीज़ थी उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्योंकि बिल्कुल ये जायज़ मांगे थी अकाली दल की जो पंजाब के हकूक़ की बात कर रही थी। लेकिन अब आनंदपुर रेजोल्यूशन के होने के साथ साथ 1974, 75, 76 में इस रेजोल्यूशन को लेकर साथ सिख जो मजहबी टर्मिनोलॉजी है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया, यानी सिख इज़म की जो मुक़द्दस टर्मिनोलॉजी है, रिलीजियस टर्मिनोलॉजी है, इसको रिलेट किया जाना शुरू कर दिया गया आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन के साथ। और इसी दौरान एक दमदमी टकसाल जो सिखों का एक मुक़द्दस इंस्टीट्यूशन, तालीमी इंस्टीट्यूशन होता है, इसके हेड जर्नैल सिंह भंडारावाला भी लाइमलाइट में आना शुरू हो गए। ये भंडारावाला इसलिए इन्हें कहते हैं कि इनका ताल्लुक भिंडरन कलान से था, जहाँ एक ज़माने में दमदमी टकसाल थी, तो इनका नाम जर्नैल सिंह भंडारावाला हो गया। जर्नैल सिंह भंडारावाला 1978-79 में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आने लगे, क्योंकि जर्नैल सिंह भंडारावाला सिखों के हकूक़ के लिए खुलकर मजहबी टर्मिनोलॉजी का, मजहबी अल्फाजियत का, सिखों की मजहबी हिस्ट्री के हवाले देना शुरू हो गए। और ये आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन जो पंजाब के राइट्स के लिए रेजोल्यूशन थी, आहिस्ता आहिस्ता इसमें सिख रिलीजन रंग, सिख रिलीजियस अप्रोच जो है वो हावी होना शुरू हो गई।
अब सिखों के और बाकी जो वहाँ पंजाब में बस रहे हिंदू थे और ननकारी थे, ननकारी अब वो सेक्ट है कि जिसको जो कट्टर सिख लोग हैं वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि ननकारी जो हैं वो सिखों से बाहर है। ननकारियों का गुरुओं को लेकर ज़रा कंसेप्ट थोड़ा सा दूसरा है। अब ननकारियों और सिखों का क्लैश होना शुरू हो गया, सिखों और हिंदुओं का क्लैश होना शुरू हो गया, कत्ल गारत होना शुरू हो गई पंजाब में। ख़ास तौर पर 1981 के बाद जरनैल सिंह भंडारावाला के नाम पर बहुत से ऐसे वाक़यात कई लोगों ने, अफराद ने, ग्रुप्स ने करने शुरू कर दिए, हिंदुओं को मारकर, ननकारियों को मारकर। अब इसके साथ साथ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती है, और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट दी है जो JBS सिद्धू हैं, इनकी किताब द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। अब ये JBS सिद्धू जो हैं ये रॉ के एक्स ऑफिशियल भी रहे हैं। इन्होंने ये थ्योरी दी कि असल में जो कांग्रेस पार्टी थी वो अकाली दल को वीक करने के लिए जानबूझ के जरनैल सिंह भंडारावाला को सपोर्ट दे रही थी। ऐसे वाक़यात भी हुए कि जरनैल सिंह भंडारावाला पंजाब के इलाकों में सरेआम असला लेकर इनके साथी फिर रहे हैं। दिल्ली ये जाते हैं तो ट्रकों में इनके साथी असला लेकर इनके साथ फिर रहे हैं। इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, कुछ नहीं कहा जाता। ये एक थ्योरी है JBS सिद्धू की। अगर ये थ्योरी सही भी है कि कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद जरनैल सिंह भंडारावाला खुद सबसे बड़ी क्या गलती करने जा रहे थे, ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि ये साजिश थी या नहीं थी। अब जुलाई 1983 में जरनैल सिंह भंडारावाला एक बड़ा फैसला करते हैं और वो अमृतसर गोल्डन टेम्पल में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि अमृतसर गोल्डन टेम्पल में इंडिया की पुलिस, इंडिया की आर्मी उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाएगी। यहाँ से बैठकर वो स्टेट विद इन स्टेट चलाना शुरू कर देते हैं। इनके नाम पर कई, जरनैल सिंह भंडारावाला के नाम पर कई मुसल्ह ग्रुप्स पंजाब भर के अंदर मुख्तलिफ तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। इंसाफ देने के नाम पर, गरीबों के हकूक़ के नाम पर, औरतों के हकूक़ के नाम पर खुद से कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। यानी स्टेट विद इन स्टेट बनना शुरू हो जाती है। अब ये सारी सूरत हाल इंदिरा गांधी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। इंदिरा गांधी पर दबाव बढ़ा होता है कि पंजाब में जिस तरह जरनैल सिंह भंडारावाला अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इससे पंजाब में, ना सिर्फ पंजाब बल्कि नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस वीक हो रही है। जो नॉर्थ इंडिया की हिंदू मेजॉरिटी है वो कांग्रेस को एक ऐसी पार्टी समझना शुरू हो गई है जो इनके राइट्स के लिए कुछ नहीं कर पा रही, बल्कि इनकी हलाकतें हो रही हैं, इनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं हिंदुओं के साथ। इस मौके पर इंदिरा गांधी बड़ा फैसला करती हैं जून 1984 आते आते कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर में फौजी ऑपरेशन किया जाएगा। अब ये फौजी ऑपरेशन लॉन्च होता है। इसमें गोल्डन टेम्पल के इतराफ़ में, वैसे तो पूरे जो इंडियन पंजाब है यहाँ पर 70 से 80 हज़ार फौजी तैनात होते हैं, लेकिन गोल्डन टेम्पल के इस ऑपरेशन के लिए 5,000 से लेकर 10,000 ट्रुप्स शामिल होते हैं। इनको शामिल किया जाता है और इसकी जो सरबराही है वो लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार करते हैं। दूसरी तरफ जो भंडारावाला होते हैं, जो गोल्डन टेम्पल के अंदर पनाह लिए होते हैं, ये और उनके साथियों के हवाले से, तादाद के हवाले से कोई 200 से 500 कहता है, कोई 1000 से 2000 तक कहता है। जो हम अगर मोहतात रहें तो ये 1000 के लगभग की तादाद थी। इनके पास भी ज़ाहिर बात है किसी हद तक असला था, लेकिन इस असले का मुकाबला जो इंडिया की आर्मी थी इसके साथ नहीं किया जा सकता था। इंडिया की आर्मी के पास बहुत जदीद वेपनरी थी, असला था, और ज़ाहिर बात है पूरी की पूरी स्टेट पावर थी। यही वजह है कि जरनैल सिंह भंडारावाला को बुरी तरीके से शिकस्त हुई। इस पूरी लड़ाई में, ऑपरेशन में जरनैल सिंह भंडारावाला का साथ जनरल शाहबेग सिंह भी दे रहे थे, जिन्होंने 1971 में मुक्ति बाहमी बनाने में ईस्ट बंगाल में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, लेकिन वो फिर जरनैल सिंह भंडारावाला के साथ शामिल हो गए थे इस पूरी तहरीक में। और अल्टीमेट नतीजा ये निकला कि इंडिया की स्टेट, इंडिया की आर्मी की जीत हुई। जरनैल सिंह भंडारावाला, जनरल शाहबेग और उनके कई सैकड़ों साथी हलाक हो गए। अब हलाकतों की तादाद के हवाले से भी मुख्तलिफ आराए हैं। बहरहाल शिकस्त हो गई जरनैल सिंह भंडारावाला को और उनके साथियों को। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती जरनैल सिंह भंडारावाला कर रहे थे वो ये कि उन्होंने जो पंजाब की ऑटोनमी, पंजाब की खुद मुख्तारी, पंजाब के पानियों के राइट्स, पंजाब के जो इकनॉमिक राइट्स थे, इसकी पूरी जंग उन्होंने एक मजहबी एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले गए, सिख एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले गए, सिख टर्मिनोलॉजी की तरफ ले गए। इससे हुआ क्या
کہ جو پنجاب کا عام آدمی تھا وہ آئسولیٹ ہو گیا، جو پنجاب کے ہندو تھے، پنجاب کے مسلمان تھے اور پنجاب کے ایسے سکھ جو ملیٹنٹ کروائیاں نہیں کرنا چاہتے تھے، پرامن پولیٹیکل طریقے سے اپنے حقوق لینے کی سٹرگل کر رہے تھے، وہ سب جرنیل سنگھ بھنڈارا والا سے آئسولیٹ ہو گئے اور جرنیل سنگھ بھنڈارا والا کو پھر کرش کرنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ جہاں تک اس اہم سوال کا تعلق ہے کہ جرنیل سنگھ بھنڈارا والا کو کیا پاکستان سپورٹ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، جرنیل سنگھ بھنڈارا والا سے جون 1984 تک جو اہم لوگ ملاقاتیں کر رہے تھے وہ یہی بتاتے ہیں کہ جرنیل سنگھ بھنڈارا والا یہی سمجھ رہے تھے کہ جیسی انڈین فوج گولڈن ٹیمپل پر حملہ کرے گی تو پاکستان بھی انڈیا کے خلاف حملہ کر دے گا امرتسر کی طرف سے، اور پاکستان کی فوج ان کی مدد کے لیے آ جائے گی۔ بہت ہی غلط حکمت عملی یہ بنائی تھی اگر یہ سوچ تھی جرنیل سنگھ بھنڈارا والا کی کہ جنرل ضیاء ان کی مدد کو آئے گا اور پنجاب کے اکثر لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں گے۔ لوگ نکلے، لوگ جنرل سنگھ بھنڈارا والا کی حمایت میں نکلے، لیکن ظاہری بات ہے 11 لاکھ اس وقت کی بھارتی فوج کو شکست دینا چند سو افراد کے لیے یہ ناممکن سی بات تھی، یہ ایڈونچرزم تھا، اس سے بہت نقصان ہوا۔ بہرحال ہم اس واقعے کی اس حوالے سے مذمت ہی کرتے ہیں کہ اگر اندرا گاندھی چاہتی، اگر انڈین آرمی چاہتی تو جرنیل سنگھ بھنڈارا والا کو گرفتار کرنے کے بہت سے طریقے تھے۔ اس کے لیے جس طریقے سے گولڈن ٹیمپل کو تباہ کیا گیا، سکھوں کے مذہبی مقدس مقام کو جس طریقے سے اس کی بے حرمتی کی گئی، اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے استعمال ہو سکتے تھے جرنیل سنگھ بھنڈارا والا کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں پوری ملیٹنسی کی ایک تحریک چلی، خالصتانی تحریک بھی جسے کہا جاتا ہے، جس میں بعض اطلاعات کے مطابق 40,000 کے لگ بھگ افراد ہلاک ہوئے، ان میں خالصتانی بھی تھے، عام سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، فوجی بھی تھے، اور پھر اس کا نتیجہ 1 اکتوبر 1984 میں اندرا گاندھی کی ہلاکت کی صورت میں بھی نکلا، جب ان کو ان کے سکھ باڈی گارڈز بنت سنگھ نے ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد پھر نومبر میں بھی جس طریقے سے اس اندرا گاندھی کی ہلاکت کے بعد اینٹی سکھ رائٹس ہوئے، بلکہ جینوسائیڈ ہوا، عام سکھوں کو جس طریقے سے ہلاک کیا گیا، ان کے گلوں میں ٹائر لگا کر ان کو جلایا گیا، عورتوں کو ریپ کیا گیا، بچوں کو مارا گیا، تو یہ سب کچھ بہت بھیانک تھا۔ لیکن اگر جرنیل سنگھ بھنڈارا والا چاہتے تو اپنی سپورٹ کو پولیٹیکل حوالے سے بڑھا سکتے تھے، نہ کہ یہ ایڈونچرزم کر کے کہ وہ چند سو لوگوں کے ساتھ بھارتی فوج کو شکست دے دیں گے۔ یہ ایڈونچرزم ناکام ہوا، اور سچ پوچھئے تو اس کی پنجاب کو بڑی بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جائز مانگوں کو، ڈیمانڈز کو کرنے کے لیے آئسولیشن یا ایکسٹریمزم، جو ایکسٹریمسٹ ملیٹنٹ اپروچ ہوتی ہے، اس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جون میں ایک بڑا واقعہ آیا تھا 1984 میں۔ ایز اے پنجابی ہمارے لیے یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ ہم نے اس واقعے کے مختلف جو زاویے ہیں ان کو ری تھنک ود عمر جاوید کے پلیٹ فارم کے تحت آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید۔ شکریہ۔